आज का ही हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 4.2 के बारे में होगा। और आपको इस एक्सरसाइज के ये एक्सरसाइज सारी कुछ प्रॉपर्टी लगाकर इस एक्सरसाइज को करना होगा। और वो उस प्रॉपर्टीज़ के लिए आज मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में ही बताऊंगा। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट इसमें सोल्व नहीं किया जाता, इसमें प्रॉपर्टी लगाकर ही डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। और इस एक्सरसाइज में से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में फाइनल में मिलेगा। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। देखो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मैंने एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक डिटर्मिनेंट है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। हमने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली -28 आई। देखो, बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। अब हमने क्या किया ये जो रो थी इसको देखो कॉलम बना दिया गया, सेकंड रो को भी कॉलम बनाया, थर्ड रो को भी कॉलम बनाया। अब यही बात थी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर सारी रो को चेंज करके कॉलम बना दिया जाए, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, फिर -28। तो हमने क्या चेक किया कि ये दोनों डिटर्मिनेंट, ये डेल्टा था, ये डेल्टा 1 था, तो डेल्टा और डेल्टा 1 कैसे आ गए इक्वल। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया। The value of the determinant remain unchanged if its row and column are interchanged. Second property इसी ढंग से इसमें सारी रो को चेंज कर रहे थे कॉलम में। सेकंड प्रॉपर्टी में इफ एनी 2 रो, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट आर चेंज। अगर कोई भी 2 रो और 2 कॉलम को चेंज किया जाए तो नेगेटिव साइन हमारे पास आएगा। जैसे 2 - 3 5 6 0 4, वही हमने लिया, -28 आया। हमने क्या किया, R2 और R3 को चेंज कर दिया 6 0 4 देखो थर्ड रो बना दी, वो जो थर्ड रो थी उसको सेकंड बना दिया। यानी 2 रो और दो रो चेंज हुई। यहाँ पर कुछ भी कर सकते थे, 2 कॉलम चेंज कर सकते थे, 2 रो चेंज कर सकते थे। हमने 2 रो चेंज कर दी। मैंने लिखा है यहाँ पर इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, 28 आई। तो हमने क्या चेक किया, नेगेटिव साइन में फ़र्क पड़ा। यानी वैल्यू सेम आ रही लेकिन साइन का फ़र्क पड़ रहा है। यही प्रॉपर्टी थी, इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। बड़ा आसान था काम, इनको याद करना है आपने। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, that is all corresponding element are same, then value of the determinant is 0। बड़ा आसान सा काम है, डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो 7 2 7 0 1 0 2 8 2 ऐसा है, और एक 7 0 2 और यहाँ भी 7 0 2। ये 2 रो सेम आ गई हैं। देखो 2 रो सेम, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेयर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ये R1 है और ये R3 है, ये दोनों कैसी हैं, सेम हैं, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 होगी। डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट को निकाले बगैर आप बगैर देखे बता सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। निकाल के देखें तो 0 आ रही है तो इसका मतलब कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, अगर कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम की वैल्यू सेम होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। डायरेक्ट लिखना है, सोल्व नहीं करना होता। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स ए आर 0 देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, कोई भी रो कोई भी कॉलम, उसके सारे एलिमेंट 0 हों। जैसे इस डिटर्मिनेंट में क्या है, आपको लग रहा है कि थर्ड कॉलम जो है वो देखो सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0। तो एक्सपेंडिंग अलोंग जब हम C3 करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वैसे भी 0 आएगी, और यहाँ पर इसको निकालने की जरूरत नहीं होती। ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और ए कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट k देन वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय k। यानी कोई भी डिटर्मिनेंट है
उसकी वैल्यू मान लो सॉल्व करने के बाद 5 आती है, और उसके बाद क्या करते हैं, उस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी रो को, एक रो को, सभी को नहीं, एक रो को, तो क्या होगा आंसर में, डिटर्मिनेंट का आंसर जो होगा 15 हो जाएगा। 3 और 5, 3 इंटू 5 15। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, देन वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के, तो उसकी वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका काम ही यूज होता है इस प्रॉपर्टी का। इसके बाद है इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड as sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as sum of the 2 or more determinants। यानी इसका मतलब, इसको पढ़ लेना, जैसे मैं एग्जाम्पल में समझाता हूँ। a1 प्लस लैम्डा 1, a2 लैम्डा 2, a3 लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसमें देखा कि जो रो है इसमें 2 टर्मों का सम है, इस रो में 3 टर्मों का सम भी हो सकता था, 4 का भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 2 टर्मों का सम है, तो इस डिटर्मिनेंट को जब तोड़ेंगे तो ये 2 में टूटेगा। अगर 3 टर्मों का सम होता तो 3 डिटर्मिनेंट्स में टूटता। कैसा? a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, लैम्डा 1 b1 c1, लैम्डा 2 b2 c2, लैम्डा 3 b3 c3। ये देखो 2 डिटर्मिनेंट में टूट गए, यही हमारी प्रॉपर्टी थी। अगर यहाँ 3 टर्मों का सम होता तो 3 डिटर्मिनेंट बन जाते। तो इस टाइप में ये प्रॉपर्टी का हमारे पास यूज़ होगा। अब आपको सबसे पहले तो इसमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, और उस डिटर्मिनेंट्स में मैं ऐसे ही एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ। इस डिटर्मिनेंट में ये जो होता है इसको हम R1 बोलेंगे, जब ऑपरेशन से लगाएंगे। ये हमारे पास सारा R2 है और ये हमारे पास R3 है, और ये वाला जो होता है ये C1 होता है, ये क्या होता है C2, और ये हमारे पास C3। इस टाइप में अब एक्सरसाइज का जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं चलो अभी इस पेज पर है तो मैं इसको बताता हूँ आपको। हमारे पास है कि प्रूव करो इसको यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव डैट। इसको प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इस क्वेश्चंस को वैसे नहीं करना है जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, गलत हो जाएगा, नंबर कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी लगानी है। हम देखते हैं यहाँ x प्लस से है, अगर मेरे माइंड में ये आ रहा है कि इसको और इसको ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। मैंने अप्लाइंग C1 लिखा। C1 जब ऑपरेशन लगाना होता है, जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है उसको ऐसे लिखना है, एरो ऐड लगाना है, यानी इसके ऊपर ऑपरेशन से लगाने वाले हैं। क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं? C1 प्लस C1 ऐसे लिखना है, और एरो ऐड लगाना है कि इसके ऊपर ऑपरेशन से लगाने वाले हैं। क्या ऑपरेशन लगने वाला है? C1 प्लस C2, यानी C1 ये था, ये C2 था, तो इसमें इसको जोड़ दिया जाता है। क्या बनेगा? x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। जो बाद में लिखी होती, C2 बाद में था, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, जैसे था वैसे ही लिख दिया। ABC वैसे था वैसे ही लिख दिया। अब आपने देखा कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से आपने अंडरस्टैंडिंग देनी है, अपने आप दिमाग से सोचना है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये 2 कॉलम सेम हो जा रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी डिटर्मिनेंट्स में 2 कॉलम या 2 रो सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो देखो ये सेम हो गए, तो हमें इसलिए ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ी। आज मैं सिंपल एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। फिर यहाँ रीजन देना है, कॉलम C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो आपने यहाँ डायरेक्ट 0 लिखना है, that is equal to right hand side, therefore left hand side is equal to right hand side। आज के लिए इतना काफ़ी है, और इस एक्सरसाइज में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अभी तक हमने इतना ज़्यादा मैट्रिक्स पढ़ा, लेकिन 4.6 एंड 4.2 से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, और 13 नंबर का टोटल 12-13 नंबर का यहाँ से आता है। बाकी मल्टीपल चॉइस भी होंगे, लेकिन ये 2 एक्सरसाइजें आपको 10 नंबर देने वाली हैं। इसलिए इन एक्सरसाइजों को आज आपने ढंग से ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको स्टडी करना है, और रोज़ पढ़ने की आदत डालो। लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, आप कब तक स्कूल आएंगे क्या पता, इसी ढंग से पढ़ाई हो तो वो डेली करते जाना। नहीं, लेकिन जो बच्चे रोज़ नहीं करेंगे उनका बहुत ज़्यादा छूट जाएगा, और उनको +2 का मैथ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ ज़रूरी है। डेली बैठे 1-1.5 घंटा डेली मैथ्स पढ़ें। थैंक यू।